हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, इस शांति शिक्षा एवं सतत विकास की कक्षा में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था शांति कौशलों के बारे में और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इसी चैप्टर का अगला अंक, जिसका नाम है शांति के लिए शिक्षा में बाधाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से अभी आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ को भेजे भी हैं और जिन्होंने बनाए हैं बहुत अच्छे हैं और काफ़ी प्रशंसनीय है। बाकी स्टूडेंट्स में भी आशा करता हूं कि जिन्होंने नहीं भेजे हैं नोट्स, वो शीघ्र से शीघ्र इसके नोट्स बनाकर मुझे दिखाएं, ताकि अगले यूनिट टेस्ट में मैं आपको उन्हीं में से आपको प्रश्न दे करके यूनिट टेस्ट कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। इसका शीर्षक है शांति के लिए शिक्षा में बाधाएं। शांति के लिए शिक्षा में बाधाएं। आप पहले एक हेडिंग डालेंगे और फिर उसको लिखेंगे थोड़ा। तो मैं आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, उसको आप लोग गौर से सुनिए। पहले आप डालेंगे शांति शिक्षा के लिए शिक्षा में बाधाएं। तो सामान्य रूप से शिक्षा ही शांति का प्रमुख साधन मानी जाती है। शिक्षित व्यक्ति से ही मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। जब शिक्षा का स्वरूप शांति व्यवस्था से स्थापित करने के लिए निर्धारित किया जाता है, तो उसमें विशेष प्रकार की गतिविधियों का समावेश किया जाता है और इन गतिविधियों से ही शिक्षा को शांत शिक्षा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में आदर्शवादी मूल्यों तथा नैतिक एवं मानवीय शिक्षा का समावेश कर दिया जाता है, तो सामान्य शिक्षा ही शांत शिक्षा का रूप धारण कर लेती है। और शिक्षा का उपयोग शांति के लिए करना और वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार की बाढ़ में अच्छे व्यक्ति भी भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे संपूर्ण समाज छल कपट एवं हिंसा की आग में धीरे धीरे झुलसता जा रहा है। समाज में शांति शिक्षा की जो उपयोग करने के लिए जो है बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि शिक्षा को उपयोग शांति के लिए नहीं करते हैं। आज का मानव विज्ञान से परमाणु बम बनाने के बारे में तो विचार करता है, परंतु उसी परमाणु बम से जो है विद्युत निर्माण करने का कार्य करना नहीं चाहता। मानव शिक्षा का उपयोग शांति के लिए नहीं करता। अतः शिक्षा का शांति के लिए प्रयोग करने के मार्ग की प्रमुख बाधाओं का वर्णन हम मुख्य रूप से इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम पहले डालेंगे हेडिंग शांति शिक्षा के लिए बाधाएं। ठीक है, उसमें फिर 2 एरो बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं? बाधाएं मेरी 2 प्रकार की होती हैं। तो प्रमुख बाधाएं और दूसरा एक ये सामान्य बाधाएं। प्रमुख बाधाओं में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? प्रमुख बाधाओं के अंतर्गत नंबर 1 पर आता है संप्रदायवाद, दूसरा आता है फिर जातिवाद, फिर भाषावाद, फिर उसके बाद में आता है आतंकवाद और धार्मिक संकीर्णता। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं में प्रमुख बाधाएं आती हैं। अब इसी के अपोजिट साइड चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी सामान्य बाधाएं। आप सामान्य बाधाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है कि स्वार्थवादिता, नंबर 2 अंधविश्वास, नंबर 3 मूल्यों एवं आदर्शों का अभाव, और नंबर 4 पर है नैतिक शिक्षा के महत्व का अभाव, और नंबर 5 है शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना। अब हम इसको डीपली जानेंगे, यानी कि इसको विस्तार रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है संप्रदायवाद। ठीक है, तो संप्रदायवाद में क्या है कि हमारे भारत देश में अनेक समाज में मात्र धार्मिक समुदाय ही नहीं, बल्कि जैसे कि बहुत सारे अलग अलग समुदाय भी हैं। जैसे
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म और बहुत सारे अपने खुद के प्रचलित किए हुए बहुत सारे संप्रदाय का गठन हो चुका है और वह समाज में चल भी रहे हैं। और उन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन संप्रदायों में भी अलग अलग संप्रदाय बनने लगे, कि जैसे कि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में अलग अलग तरीके के संप्रदाय बनने लगे, जैसे कि कबीर पंथ हो गया, इसके बाद फिर दूसरे कोई शाखा है उसमें हो गया, और जैसे कि जैन धर्म की बात करें तो उसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 टाइप के संप्रदाय हो गए। और इसी तरीके से अगर हम मुस्लिमों में देखें तो उनमें भी मुस्लिम है तो सिया है और सुन्नी, 2 तरीके के संप्रदाय हैं। इसी तरीके से मेरा कहने का आज यहाँ पर तात्पर्य है कि संप्रदायवाद में अपने संगठन होने के बावजूद भी उसमें भी संप्रदाय के अंदर 2 संप्रदाय जो है वो कार्य करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इन संप्रदायवाद के अंतर्गत विरोधाभास रहता है और एक ही रास्ते पर चलने के बावजूद भी उनमें विरोधाभास रहता है। अब दूसरा नंबर आता है यहाँ पर जातिवाद का। तो जातिवाद का क्या होता है? सामान्य रूप से जातिवाद का संबंध उन विशेषताओं के आधार पर होता है जो कि किसी व्यक्ति के कुटुंब, परिवार, वंश या जात के आधार पर आंकी जाती है। जैसे कि ये माना जाता है कि एक से एक विद्वान है तो विद्वान का पुत्र, वो उससे पूरी अपेक्षा की जाती है कि वह विद्वान ही हो, ठीक है। और जैसे पहलवान का पुत्र होता है तो उससे 90% आदमी ये अनुमान लगाता है कि ये इसका जो पुत्र होगा, जो इसका वंश होगा, वह शक्तिशाली होगा और पहलवान के जो गुण होते हैं उसके अंदर वो समाहित होंगे। और एक बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि जिसका जो पुत्र होगा या इसके जो वंशज होंगे वह बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस जातिवाद के अंतर्गत जो हम अपेक्षा करते हैं उस व्यक्ति से, जब उसे वह अपेक्षा नहीं मिलती तो हमें वहाँ पर निराशा होती है और निराशा होने के बाद में वहाँ पर अशांति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रमुख बाधा है जातिवाद, यहाँ भी एक शांति की शिक्षा के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करती है। अगला है भाषावाद। भाषावाद के अंतर्गत क्या है कि आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी और 2.5 कोस पर बदले बानी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हर कोस पर क्या होता है कि पानी बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर जो होती है भाषा बदल जाती है, यानी कि वाणी बदल जाती है। तो प्रकृति ने क्या किया है? प्रकृति ने मनुष्य को मुख जैसा एक उपकरण देकर प्रकृति ने उसका एक उपहार दिया है और उससे अपेक्षा ये होगी कि संसार के सभी प्राणी अपनी वाणी के द्वारा संसार को कुशल रखने में, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता दिखाएंगे। लेकिन क्या होता है कि प्राय हमारे देश में क्या है कि भाषा के पक्ष में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। बहुत सारे आंदोलन हमारे यहाँ भाषा को पक्ष लेकर हुए हैं और बहुत सारे आंदोलन भाषा को पक्ष में इसलिए होते रहते हैं कि मातृभाषा का दावा करने के लिए, कि हमारी मातृभाषा जो है, जो उनकी मूल भाषा है वही उनकी मातृभाषा के को बनाने के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आंदोलन होते रहते हैं। क्षेत्रवादी भाषा के माध्यम से उपद्रव कराए जाते हैं। बंगाल में बंगाली बोलने वाला और महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाला और तमिलनाडु में तमिल बोलने वाला ही जो होता है, तो इसी भाषा में बोलने वाले लोग रहेंगे, अन्यथा कि बाकी दूसरी भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे। इस तरीके के बहुत सारे जो है विवाद हमारे यहाँ भारत में देखने को मिलते हैं, जो कि इसी तरीके के जो भाषावाद होता है वह शांति के जो शिक्षा होती है उसमें बाधक उत्पन्न होती है। तो यह भी जो बाधा है वो सबसे प्रमुख बाधा के रूप में निकलकर सामने आती है। अगला है हमारा आतंकवाद की समस्या। तो आतंकवाद की समस्या में क्या है कि आतंकवाद की जो समस्या है वो प्राचीन काल से ही विश्व स्तर पर पाई जाती रही है। प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पर जो क्या है कि आसुरी शक्तियाँ जो हैं वह हमेशा उन्होंने आतंकवाद के रूप को बढ़ावा दिया है और हमेशा वो आतंकवाद को फैलाती रही हैं। और अनेक असुर जो है अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा आतंक फैलाकर जनता को आतंकित करते रहे हैं और डराते और धमकाते रहे हैं, जिससे कि क्या हुआ है कि वहाँ पर भी अशांति उत्पन्न हुई है। और अशांति उत्पन्न कराने में आतंकवाद जो है सबसे प्रमुख रूप से बाधा का कारण निकलकर सामने आता है, इसलिए वो हमारी प्रमुख बाधाओं के अंतर्गत आता है।
अंतिम है हमारी धार्मिक संकीर्णता। अब धार्मिक संकीर्णता जो है ना, वो भी शांति के लिए, शांति की शिक्षा के लिए के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। क्योंकि क्या होता है कि शांति के लिए शिक्षा के मार्ग में धार्मिक संकीर्णता प्रमुख रूप से बाधक रूप में कार्य करती है। क्योंकि कारण क्या होता है कि सामान्य रूप से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों से संबंध रखते हैं, इसीलिए उनके आचरण एवं व्यवहार में अंतर पाया जाता है। और शिक्षा द्वारा जब एकता के सूत्र में उन्हें बांधने का प्रयास किया जाता है तो उन्हीं धार्मिक संकीर्णताओं के द्वारा उनमें बाधा उत्पन्न होती है। तो यह भी जो है मुख्य रूप से मुख्य बाधा के अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सामान्य बाधाओं की। तो सामान्य बाधा में सबसे पहले क्या है, हमारा स्वार्थवादिता है। हमें अनेक अवसरों पर क्या होता है कि यह जो बालकों में स्वार्थवादिता की स्थिति पाई जाती है। बालक विभिन्न विभिन्न परिवारों से विद्यालय में पढ़ने आते हैं और उनके परिवारों की जो बालकों की जो छाया होती है वो बालक के कार्य और व्यवहार पर पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे की जो स्वार्थ भावना है वह सामने निकल के आती है और जिसमें उनका आपसी सामंजस्य जो है अपने स्वार्थ की वजह से नहीं बैठ पाता। इसलिए वह बाधा जो है सामान्य बाधा के अंतर्गत आती है और वह शांति की अशांति को उत्पन्न करने की सबसे प्रमुख सहायक होती है, स्वार्थवादिता। अगला जो बाधा है वह है अंधविश्वास। अंधविश्वास जो है वह भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य के रूप में अभी तक सामने आया है कि जो भी शिक्षा है, यहाँ तक कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी अंधविश्वास से जुड़ा हुआ पाया जाता है। हमारे समाज में जो अनेक प्रकार की ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जिसके कारण जो है समाज में अंधविश्वास जो पूरी तरीके से बना हुआ चला आ रहा है। और जिसमें कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो बलि प्रथा का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों द्वारा निरीह जानवरों को हत्या कर दी जाती है और इस स्थिति में शिक्षित व्यक्ति भी कभी कभी बलि प्रथा में सम्मिलित हो जाता है और उसका ये मानना होता है कि उसके भी जो भी मनोकाम है, जो भी उसकी शिक्षा है, नौकरी नहीं लग रही है, ऐसा कुछ भी जो भी उसकी समस्या है, तो उनमें इन सबको जो है हिंसक तौर को अपनाकर वे अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, जो सामान्य बाधा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये अंधविश्वास अशांति उत्पन्न करता है क्योंकि जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर शांति का होना असंभव है। अगला है हमारा मूल्यों एवं आदर्शों का अभाव। यहाँ पर क्या होता है कि जब मूल्यों का यहाँ पर अभाव हो गया है, अब क्या होता है कि शिक्षा जो है अब केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं रह गई है। यहाँ तक कि जो अभिभावक होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि उसका पुत्र जो है पढ़ लिख कर विद्वान बने। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा पुत्र पढ़ लिख कर जो है विद्वान ना बन करके अच्छा धन कमाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मूल्यों का आदर्शों का हनन हो जाता है और वहाँ पर जब ज्ञान की बजाय वह धन के पीछे भागने लगता है और धन जो होता है, धन के पीछे भागने के कारण उसके अंदर अशांति उत्पन्न हो जाती है और शांति के लिए बाधा उत्पन्न करने लगती है। इसके बाद में नैतिक शिक्षा के महत्व का अभाव। अब यहाँ पर क्या है, नैतिक शिक्षा के महत्व का अभाव। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो भी जिसके भी मूल्य हैं, चाहे शिक्षा हो, शिक्षक और शिष्य का, पिता और पुत्र का, और जो भी नैतिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी सम्मान से संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं। जो शिक्षकों का छात्रों के प्रति और छात्रों का शिक्षकों के प्रति यह जो सम्मान है दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। पिता पुत्र में भी आप देखने को मिलता है कि वह सम्मान की स्थिति वह नहीं रह गई है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर नैतिक शिक्षा के अभाव कारण वहाँ पर जो अशांति उत्पन्न होती है और वह अशांति जो है वह शांति शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न करती है। अंतिम है शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना। अब यहाँ पर वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय से हो गया है। पहले क्या होता था कि पहले की शिक्षा पद्धति में एक सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था कि एक गुरु और शिष्य की एक व्यवस्था होती थी, जिसमें गुरु का कार्य होता था कि अपने शिष्य को शिक्षा देना और शिष्य का कार्य होता था कि अपने गुरु जी के जो बताए गए ज्ञान पर चलना और उनकी सेवा करना। अब क्या हो गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय रह गया है। शिक्षक चाहता है कि वह पढ़ाए गए छात्र से धन उगाही कर सके और उसके बदले में जो छात्र होता है वो तो ये भी सोचता है कि हमसे तो केवल धन के रूप में हमको ज्ञान दिया जा रहा है, बाकी का मैंने धन दे दिया तो बाकी के मेरे कर्तव्यों से मैं मुक्त हो चुका।
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा से भी जो आपस में दोनों में जो शांति का एक संबंध था वह नष्ट होता है। इससे क्या होता है, समाज में जो शांति की स्थिति होती है वह कुप्रभावित हो जाती है और वहाँ पर अशांति उत्पन्न हो जाती है, और जिससे कारण की हमारी शांति की शिक्षा में वह एक सामान्य बाधा के रूप में कार्य करती है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि शांति के लिए शिक्षा में बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और मुझे ज़रूर दिखाइएगा। आपको किसी चीज़ में समस्या आ रही है, मेरे वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ पूछना है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप पर मेरे टेलीफोन नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर आप बिल्कुल निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे के वीडियो में मैं आपको जो भी आपका चैप्टर है वह मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।